हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है मनीषा शर्मा और मैं अभी प्रेजेंटली एमसीडी स्कूल में एक प्राइमरी टीचर हूँ। और मेरी सारी डिटेल्स इस साइड मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप उससे पढ़ लेना। तो जैसे कि केवीएस का प्रिपरेशन चल रहा है इंटरव्यू का, तो उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। पर्सनालिटी डेमो, टीचिंग डेमो भी डाला हुआ, मैंने लेसन प्लानिंग डाली हुई है। तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो और पूरी सीरीज की वीडियोस हैं तो आप उनको देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में रोज के डेली टास्क देती हूँ मैं, तो उसमें क्वेश्चन था कि हाउ यू विल अप्लाई एनईपी 2020 इन योर क्लासरूम। तो सबसे पहले आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी कि क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर कैसे करते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना होता है। ठीक है, तो आपको मैं आंसर देना तो सिखाऊंगी, ठीक है, और बताऊंगी भी आप और आंसर्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आप एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपने क्लासरूम में कैसे अप्लाई करोगे एज अ टीचर। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया क्या क्या गया है 2020 वाले में। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं पहले हम उस पर बात करेंगे और फिर उसको अपनी क्लास में लेके आएंगे। तो मैंने एनईपी की 2020 की पॉलिसी पढ़ी, उसमें से जो मेन मेन पॉइंट्स थे उनको उठा लिए जो कि हम अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। तो वो चीज जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ताकि अगर आपसे पूछे, हाँ भी पहले आपसे क्वेश्चन ही पूछ लें कि आप बताओ एनईपी 2020 के बारे में क्या पता है। ठीक है, तो आपको वो भी पता होगा, साथ ही साथ आप उसको कैसे अप्लाई करोगे वो भी पता होगा। ठीक है, उसके क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना थोड़ा सा। तो आपको पता होगा तो आप क्रॉस क्वेश्चन भी देख लोगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि एनईपी 2020 है क्या चीज। ठीक है, तो ये पॉलिसी जो है ये इंडिया के एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, कि हमारे जो अब बच्चे आ रहे हैं वो 21st सेंचुरी की चीजों को डील कर सके, इसलिए जो है ये वाली पॉलिसी क्या है बच्चे लाई गई है। अब बात ये आती है कि इसके हमें डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि इसके की हाइलाइट्स क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसमें बोली जा रही हैं, जो हम अपने क्लासरूम में यूज करें, क्योंकि इसे अप्लाई तो करना है ना। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है FLN, और ये आपको पता होगा ये क्या है। ये है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है बेटा, देखो जो कोविड है ना, कोविड के बाद से बहुत ज्यादा बच्चों का जो रीडिंग स्किल है और जो मैथ्स की स्किल है उसमें बहुत ज्यादा लेवल क्या है ड्रॉप हो गया हुआ है। तब से क्या है कि बच्चों का जो लिटरेसी का, न्यूमरेसी का लेवल है, पढ़ने का लिखने का, जो बेसिक मैथ्स है उसका लेवल बहुत गिर चुका है। और एनईपी में बताया होता है शायद 6 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि रीड नहीं कर पाते, बेसिक मैथ्स वाली चीजें नहीं आती उनको, बेसिक जो मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट तो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब फाउंडेशन होता है बुनियाद, तो बुनियादी जो पढ़ना आना चाहिए, न्यूमरेसी आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ये की हाईलाइट है। दूसरा की हाईलाइट आपका जो है एनवायरमेंट क्रिएट करना। आप टीचर हो, बनाओगे ना, तो कैसा एनवायरमेंट आपको क्रिएट करना है बच्चों के लिए। देखो बच्चों के लिए जो एनवायरमेंट है वो होना चाहिए आपका पॉजिटिव, ठीक है, ब्लू से लिखते हो, पॉजिटिव होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है कि आपको बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है, इक्विटेबल एनवायरनमेंट देना, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कैसा लर्निंग सीखने के लिए एनवायरनमेंट देना है। ठीक है जी, मैं ऊपर ये जो लिटरेसी है ना इसमें आपकी बेसिक जो लैंग्वेज स्किल्स आती है, जैसे LSRW लिसनिंग रीडिंग, LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, और न्यूमरेसी में आपके मैथ्स के जो ऑपरेशंस है, मैथ्स की जो बेसिक स्किल्स है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपको बच्चे को डांटना नहीं है, उसको डराना नहीं है, उसके लिए ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपसे डरता है, वो सीख नहीं रहा है कुछ भी, आपको ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना, आपको एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना है कि बच्चा अपने आप को ओपन अप कर सके, आपके सामने खुलकर बोल सके, वो सीख सके, एक्सप्लोर कर सके। इक्विटेबल मतलब क्या है, इक्वल और इक्विटेबल में क्या डिफरेंस होता है। एक तो होता है कि एक बच्चा है जिसके साथ क्या इशू है कि वो जो है रीड नहीं कर पाता, ठीक है, और एक बच्चा जो रीड कर पाता है, आपने दोनों को सेम वर्कशीट दे दी करने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या होगी, जो रीड नहीं कर पाता उसको चीजें आती हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको उसके अकॉर्डिंग जो उसकी नीड है वो वाला टास्क दो, आप उससे ओरल टेस्ट ले लो कि बेटा बता दो, तो आपको पता चल जाएगा ना, चीज तो आती है।
तो इक्विटेबल मतलब आपको बच्चे की जरूरत के हिसाब से चीजें क्रिएट करनी है, आपको ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है कि हर बच्चे की नीड का ध्यान रखा जाए, उसके अकॉर्डिंग। इक्वल चीज सबको नहीं दे देनी, अब हर बच्चे की अलग जरूरत है, ठीक है जी। इंक्लूसिव क्या है, आपको सबको इंक्लूड करके चलना है, सारे लैंग्वेज, सारे स्टेट, सारे सोशली डिसएडवांटेज, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर तरीके का बच्चा आपके पास होना चाहिए, लड़की हो लड़का हो, आपका बच्चा, आपको सबको लेकर चलना है, सबका साथ सबके विकास वाली बात कि आपको हर बच्चे को लेकर चलना है, हर बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस एनईपी 2020 की कि आपको किस पर फोकस करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बच्चे की, ठीक है जी। तो यहां से ये पॉइंट निकाल के मैं लिख रही हूँ कि सब पर ध्यान देना है आपको, सबको, एक भी बच्चे को छोड़ना नहीं है, सबको ध्यान देना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये तो हो गया एनवायरनमेंट की बात कि आपको कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसके बाद आती है कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में चीजें बता रही हूँ, ठीक है तो बहुत डिटेल ये, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जो सब कुछ उसका जो क्रक्स है वो आपको कैसे दूं, और ये जो टर्म्स है ना ये आपको और किसी आंसर में भी अप्लाई करने में काम आएंगी। ये सारी बातें ना कहीं इधर उधर कर सकते हो आप, ठीक है। अप्रोचेस क्या, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या मेथड्स होने चाहिए पढ़ाने के, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, और आपके क्या टेक्निक्स होने चाहिए पढ़ाने के लिए अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, ठीक है जी। तो भैया 3 चीजें हैं इसमें। एक अप्रोच, सबसे पहली आपकी वो है क्रॉस करिकुलर अप्रोच। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है ये कि आपको आर्ट इंटीग्रेट करनी है, आपके आर्ट इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। आपकी जो टीचिंग का अप्रोच है, आपको एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आर्ट को इंटीग्रेट करना है। आप सब्जेक्ट्स में आर्ट को इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। जो हमारे इंडिया के जो कल्चर में आर्ट है, जैसे मंडला आर्ट है, वर्ली पेंटिंग है, इन सबको, ऐसी बहुत से आर्ट होती है जो हम अपने बच्चों को सिखाएं पढ़ाई के अंदर ही, ठीक है। स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करवाना है आपको, क्रॉस कल्चरल का मतलब ये है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करना है, ठीक है जी। और क्रॉस करिकुलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट हो, इंटीग्रेट हो, एक सब्जेक्ट के अंदर दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा हो। जैसे कि क्या, साइंस है, उसका आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है जी, उसमें कहीं आप पर आ गया फ्लावर मतलब फूल, और आप उस बच्चे को फूल, इंग्लिश में आप बोल सकते हो उस फूल पर 4 लाइनें बोल सकता है, स्पीक कर सकता है, बुलवाओ, लिख सकता है, लिखवाओ, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक इंग्लिश का भी हो गया साथ ही साथ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, क्रॉस कल्चर, ठीक है। तो क्रॉस करिकुलर आपको अप्रोच यूज करनी है, आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करनी है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको यूज करनी है। और क्या करना है आपको, दो अप्रोचेस मैं बताऊंगी। एक है क्रॉस करिकुलर अप्रोच और दूसरी है, आपको जो है 2 अप्रोचेस यूज करनी है, क्रॉस करिकुलर अप्रोच और दूसरी है बेटा लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। मतलब यूज तो और भी करनी है, पर ये जो है की हाईलाइट है एनईपी 2020 का जी, ठीक है। ये हाईलाइट बता रही हूँ मैं एनईपी 2020 का कि इसमें ये बताया हुआ है। तो आप इनकी ये बातें उठा के अपने आंसर में बोल सकते हो। मैं अभी आंसर लिखाऊंगी, समझाऊंगी कि आप कैसे आंसर लिख सकते हो। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि एनईपी का क्या क्या हाईलाइट है, ठीक है जी। तो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, एक तो क्रॉस करिकुलर अप्रोच रखनी है, और लर्नर सेंट्रिक अप्रोच हो सकती है क्रॉस करिकुलर में आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड। और लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में क्या करना है आपको कि जो भी चीज आप कर रहे हो वो आपके बच्चे के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए, आपका बच्चा सेंटर ऑफ द होना चाहिए। और लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग सबका सेंटर कौन होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? ये हो गई अप्रोचेस की बात। अब मैं बात कर लेती मेथड की। तो भाई ऐसे मेथड आपको यूज करने हैं जो एक्टिविटी बेस्ड हो, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरेटरी बेस्ड, और आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, आपका डिस्कशन मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के आपको मेथड्स यूज करने हैं जो कि पेडागोजिकली बच्चे के लिए अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और टेक्निक्स, स्टोरी टेलिंग यूज कर सकते हो आप, इस तरीके की टेक्निक्स यूज करनी है। ये बात हो गई, 3 पॉइंट्स मैंने बताया अब तक। एफएलएन पे फोकस है, एनईपी का एनवायरनमेंट पे फोकस है, ये वाला एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। अप्रोच, मेथड, टेक्निक्स पर फोकस है। उसके बाद में जो मैं बता रही हूँ आपको, ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ये, ठीक है। ये हाइलाइट्स हैं, क्योंकि पता है मैं 10 चीजें बताऊंगी ना आपको, तो जब इंटरव्यू में जाओगे ना आप, तो वहां पर आपको 4 चीजें याद रहेंगी, ठीक है। क्योंकि इतना दिमाग वहां पे आपका स्ट्रेस में होता है कई बार कि आपको पॉइंट्स ही याद नहीं आते, भूल जाते हो, ठीक है। तो जब 10 चीजें होंगी उसमें से 2 भी याद आ गई तो बहुत है, ठीक है जी। अब बात ये है कि भाई एफएलएन, मेथड, अप्रोचेस और एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट कैसे दे रहे हो, पढ़ा कौन कैसे रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है चौथी कि आप लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बोली गई है एनईपी में, ठीक है। क्या बोली गई है कि आपको मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स यूज करना है, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना है, एनकरेज करना है, मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म को आपको एज अ रिसोर्स यूज करना है, उसको प्रमोट करना है, एनकरेज करना है, डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है। मैं पॉइंट्स लिखे जा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है, और टीचर को बाइलिंगुअल अप्रोच यूज करनी है। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है कि जो बच्चे की मदर टंग है, जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन लैंग्वेज है, जो पढ़ाने वाली है वो तो है ही, लेकिन बच्चे को उसकी मदर टंग में, उसकी लोकल लैंग्वेज में, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाना है। मिनिमम 5th क्लास तक, 8th क्लास तक भी पढ़ा सकते हो, लेकिन 5th क्लास तक तो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लैंग्वेज की बात। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है असेसमेंट की। आपने पढ़ा दी, असेसमेंट की नहीं, सॉरी। अब बात आती है आपकी किसकी, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भाई अब दुनिया
आपकी इतनी आगे बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, तो आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना है पढ़ाने में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और आपके असेसमेंट में। ठीक है जी, तो आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना है ताकि बच्चे इजीली उसको हैंडल कर सके। टेक्नोलॉजी से हमने बोला किसमें यूज करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड असेसमेंट, किसमें यूज करना है, समझ आ गई मेरी बात। मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, मेरे लिखने पे ध्यान नहीं, लिखने पे ध्यान है, राइटिंग पे ध्यान नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट है अब असेसमेंट की बात कर लेते हैं। असेसमेंट कैसा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हाईलाइट है, ये 3 हाईलाइट है, मल्टीलिंगुअलिज्म और बाइलिंगुअल अप्रोच, टेक्नोलॉजी हाईलाइट है, असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको असेसमेंट में चेंज लेके आना है, कैसे चेंज लेके आना है, आपको ऐसे चेंज लेके आना है कि आपको बच्चे को उसके फिक्स्ड चीजों पर, नॉलेज बेस पर चेक नहीं करना, आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है जी, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, कैसे वो सोच रहा है, क्रिटिकली थिंक कर रहा है, उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितना चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, इन सब चीजों को फोकस करके उसका असेसमेंट करना है, ना कि उसको सिर्फ रोट मेमोराइजेशन के बेसिस पर। आपको अपने असेसमेंट जो तरीके हैं उनको अलग करना है। यू हैव टू गो अवे फ्रॉम द रोट मेमोराइजेशन वाली असेसमेंट कि बस बच्चे ने याद करा हुआ है तो इसको पता है, नहीं करा तो नहीं। यू हैव टू चेक ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, तो इन पर फोकस है कि आपको असेसमेंट करना है ऐसी चीजों का, रोट मेमोराइजेशन को डिस्करेज करना है, उसको तो साइड ही कर देना है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी, अब मैं इसको, ये पॉइंट सबसे आखिरी में बोलना था पर मैंने यहाँ से रिलेट कर दिया इसको। अब आती है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये TLP शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ मैं। ये कैसी होनी चाहिए भाई, ये होनी चाहिए आपकी कैसी, एक्सपीरियंशियल बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी चाहिए, आपकी एक्सप्लोरेटिव हो, कोलैबोरेटिव हो, बच्चा उसको क्या है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाली होनी चाहिए, रिलेटेबल होनी चाहिए। ठीक है, TLP का ये कैसा होना चाहिए बेटा आपका, ये जो पॉइंट है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरैक्टिव हो, एंगेजिंग हो, कोलैबोरेटिव हो। ठीक है, क्वेश्चंस आपको एनकरेज करने हैं, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, और आपको क्या करना है कि एंगेजिंग, जॉयफुल एंड आपको लर्निंग बनानी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है आपको बनानी है इंटरैक्टिव, एंगेजिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, इस तरीके की लर्निंग आपको जो है क्रिएटिव भी करनी है बच्चे की लर्निंग। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट चीज है क्या, नेक्स्ट चीज है कि टीचर को क्या करना है। ठीक है जी, अब आपने जो असेसमेंट ले लिया, ठीक है, उस पर टीचर जो है रेमीडियल एक्शन लेगा। पहले तो असेस करेगा कैसे, FA की स्ट्रैटेजी से, रेमीडियल एक्शन लेगा। FA स्ट्रैटेजी मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट की स्ट्रैटेजी से रेमीडियल एक्शन लेगा, बच्चे के जो है डाउट क्लियर करेगा। ठीक है, जो वीक बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देगा। स्मॉल में लिख रही हूँ मैं, छोटे छोटे में समझ लेना। जो बिल्कुल फास्ट बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट, जो हायर ऑर्डर बच्चे हैं, ठीक है, उनको एडवांस टास्क देगा टीचर। ठीक है जी, ये टीचर का काम हो गया। ठीक है, अब 2 पॉइंट और बता रही हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक पॉइंट है कि आपको क्या एनकरेज करना है क्लास में, किस चीज को बढ़ावा देना है। बहुत सारी चीजों को बढ़ावा देना, लेकिन NEP क्या कहती है कि इस चीज पर बढ़ावा देना है। तो NEP कहती है कि बच्चे के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, जैसे डांस है, सिंगिंग है, स्पोर्ट्स है, योगा है, ड्राइंग है, कुछ भी है। ठीक है, इंटरेस्ट है, बच्चे के अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। टैलेंट्स को आपको क्या करना है, पहले तो ढूंढना है, I फॉर आइडेंटिफाई। ठीक है, उसको क्या करना है, फिर आपको नर्चर करना है, N फॉर नर्चर, उसको और क्या कहते हैं, ग्रूम करवाना बच्चे को, और फोस्टर, उसको और बूस्ट करो। ठीक है, ये सब चीजें हैं, आइडेंटिफाई, नर्चर एंड फोस्टर करना है। उसके अंदर जो जो टैलेंट है, जो जो इंटरेस्ट है, उसको और गाइडेंस देनी है, सपोर्ट देना है, जो भी मटेरियल उस बच्चे को चाहिए वो सब देना है, अगर ये सब कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि NEP 2020 का फोकस क्या है। फोकस है 2, क्या क्या फोकस है, होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों की, और इंटीग्रेटेड लर्निंग, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर? तो ठीक है, आपको, मेरे को लगता है ये सारी बात समझ आ गई। पहले हमने करा FLN,
टीचिंग एनवायरनमेंट, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। फिर हमने बात की कि मेथड्स, अप्रोचेस, टेक्निक्स कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, एफएलएन के लिए आप जो उसमें जो बोला हुआ है एनईपी में, वो बोला हुआ है कि जो इंडियन फैबल्स हैं, ठीक है, जो इंडियन इंस्पायरिंग टेल्स है जिसमें कहानियां हैं, पंचतंत्र हो गया, ठीक है, इस तरीके की और भी बुक्स थी, तो उनको आपको क्लास में बच्चों को देना है पढ़ने के लिए। ठीक है, ताकि और आपको डॉक्यूमेंट्रीज दिखानी है इंडिया की, मिनी इंडिया, मतलब कि इंडिया के नॉलेज के, कल्चर के बारे में, तो उसकी आप डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं। तो ये सब 10 पॉइंट्स थे जो किसके, एनईपी के हाईलाइट्स हैं। अब इसको आपको कैसे अपने और एनकरेज करना है बच्चे की क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, जो ये ऊपर मैंने बोला है, इन सबको प्रमोट करना है आपको। ठीक है, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सब चीजें मेन पॉइंट थी। तो बेसिक जो इसमें बहुत जो टॉप 3 बातें हैं वो है क्या, एक तो मल्टीलिंगुअलिज्म, बाइलिंगुअल अप्रोच, टेक्नोलॉजी, और आपका असेसमेंट में रोट मेमोराइजेशन से अलग जाना। एफएलएन इसका बहुत की पॉइंट है। ठीक है, और कोई पॉइंट यही कि एनकरेज करना है इंटरेस्ट और टैलेंट को। ये 4 चीजें तो ऐसी हैं जो आपको मतलब याद ही रखनी है, भूलनी ही नहीं है, ये तो आपको घुसानी घुसानी आंसर के अंदर। ठीक है जी, अब बात आती है कि एफएलएन, मल्टीलिंगुअलिज्म, टेक्नोलॉजी और रोट मेमोराइजेशन से अलग ले जाके बच्चे को आपको सिखाना है लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ये सब आपको क्या है, मैंने सिखा दिया कि एनईपी ये है। अब देखो इनको क्या है, बस ये आप एनईपी को कैसे अप्लाई करोगे, ये तो की हाइलाइट्स थे। ठीक है, आप क्या करोगे, तो बस इन्हीं को यूज करेंगे हम, और क्या करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आंसर प्रिपेयर करा है वो कैसे, आप देखो, इसको अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल दूंगी, और जो मैंने लिखा था पहले उसको मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रही हूँ, आई विल अप्लाई एनईपी 2020, कैसे भाई, कैसे अप्लाई करेंगे, बाय एडॉप्टिंग, सॉरी बाय, सबसे पहला मेन फोकस क्या था, हमें कैसा कैसा अप्रोच अपनानी है। ठीक है, बाय, सॉरी, कि किस पे फोकस होना चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट पे, सॉरी। आई विल अप्लाई एनईपी 2020 बाय, कैसे, सबसे पहले लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, आगे पीछे लाइन कर लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय क्रिएटिंग, कैसे एनवायरनमेंट करना था बेटा, याद करो, पॉजिटिव, पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। दूसरा क्या था, क्या था बताओ, दूसरा था आपका इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि भाई मैं ऐसा करूंगा एनवायरनमेंट बाय, कैसे, कैसे करोगे, लेकिन मैं ये करूंगा, ठीक है, बट कैसे, बाय एडॉप्टिंग, क्या एडॉप्ट करके, बता दो कि भाई मैं क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल by adopting cross curricular pedagogical and child centric approaches। क्या आप कौन सी क्या अप्रोच एडॉप्ट कर रहे हो, एडॉप्ट मतलब कि अपनाना। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई मैं एनईपी ऐसे करूंगा कि मैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा, 3 चीजें जो उसकी की हाईलाइट थी, और कैसे कि ये वाले अप्रोचेस यूज करके। ठीक है, बाय, इसके अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, दिस विल बी अचीव्ड, ऐसे लिख सकते हो आप, दिस विल बी अचीव्ड बाय यूजिंग, या फिर आप ये बोल सकते हो आई विल यूज। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, आई विल यूज, यूजिंग क्या, पेडागोजिकली, मतलब पढ़ाने, अगर हम देखें पेडागोजिकली देखें, साउंड टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस, कि ये कैसे होगा कि मैं अपनी क्लास में जो पेडागोजिकली मतलब पढ़ाने के हिसाब से, पेडागोजी को देखते हुए जो साउंड अच्छी, जो सही हैं,
टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस को यूज करूंगा। ठीक है जी, मेथड्स और प्रैक्टिसेस जो भी लिखना है आपको, टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस। आपको सिर्फ मेथड लिखना है वो भी लिख सकते हो, प्रैक्टिसेस लिखना है वो भी लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। हमारा कौन कौन सा पॉइंट कवर हो गया? एनवायरमेंट वाला कवर हो गया, अप्रोचेस और मेथड्स वाला हो गया, क्या रह गया अब? FLN वाला। ठीक है, आई विल इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट करोगे भाई वो तो बता दो। आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, अलोंग विद लर्निंग, कि मैं लर्निंग के साथ आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स को क्या करूंगा, वो करूंगा। ठीक है, आई विल वर्क टू इम्प्रूव, आई विल वर्क टू इम्प्रूव या आई विल फोकस टू इम्प्रूव। ठीक है, किसको इम्प्रूव करने में? FLN लिख लेना पूरा, फोकस फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करोगे बच्चों को बेटा? बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू रीड इंस्पायरिंग इंडियन टेल्स एंड फैबल्स। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी। मैं इंस्पायरिंग मतलब जो मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, इंडियन फैबल्स, हमारी इंडिया की कहानी, जैसे पंचतंत्र ऐसी दूंगा, पंचतंत्र। ठीक है, ठीक है जी। तो ये आप ये तो हो गया आपका FLN वाला पॉइंट हो गया, मेथड्स हो गए, क्या रह गया देखो, क्या रह गया? एनवायरनमेंट हो गया, मेथड्स अप्रोचेस हो गए, FLN हो गया। उसके बाद हमने क्या बात की थी? मल्टीलिंगुअलिज्म। आई विल यूज मल्टीलिंगुअलिज्म एज रिसोर्स and adopt bilingual approach, will adopt will use, will adopt, जो भी यूज करना है, will adopt, will use bilingual approach while teaching, टीच करते वक्त बाइलिंगुअल अप्रोच यूज कर रहा था। मल्टीलैंग्वेलिज्म हो गया। अब क्या आएगा? FA की वो असेसमेंट स्ट्रैटेजीज रह गई। ठीक है, आई विल कंटिन्यूअसली, आंसर बहुत बड़ा हो रहा है मुझे पता है, पर ये जितना मैं लिखवा रही हूँ सब याद नहीं रहेगा। आई विल कंटिन्यूअसली असेस यूजिंग, FA मतलब फॉर्मेटिव स्ट्रैटेजीज एंड प्रोवाइड remedial actions to overcome learning gaps and challenges, learning gaps and challenges। मेरा तो बोर्ड ही छोटा पड़ गया। ठीक है, पहले इतना समझ लेते हैं, इसके बाद में इसके जो एक दो पॉइंट कवर नहीं हुए हैं वो मैं बता दूंगी। तो हमारा एनवायरनमेंट का क्रिएट हो गया, अप्रोचेस का, मेथड्स का, और स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करना, आर्ट्स इंटीग्रेट वाला हो गया, FLN हो गया। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया, असेसमेंट हो गया। एक पॉइंट रह गया टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, तो इसके नीचे मैं बोल दूंगी कि आई विल इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। ठीक है, समझ आ गई बात? तो हमारे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हो गए हैं कि हाँ भाई
बस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मैंने बता दिया ना। एक पॉइंट मैं इसको मिटा ही देती हूँ, ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, लिखना था लिख लिया, सुनते लिख लेना, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसको आगे पीछे आपको मैं एक और बता दूं, ये पॉइंट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको अपना बताना है कि मैं कैसे यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास में एनईपी 2020 कैसे क्रिएट करूंगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, इक्विटेबल एनवायरनमेंट और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा। कैसे क्रिएट करूंगा, मैं अपनी क्लास में को करिकुलर अप्रोच और चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच यूज करूंगा। और ये कैसे अचीव होगा, जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं वो साउंड जो अच्छे होंगे उनको यूज करूंगा मैं। और मैं अपनी क्लास में आर्ट्स और स्पोर्ट्स अलोंग विद लर्निंग इंटीग्रेट करूंगा, मतलब आर्ट इंटीग्रेटेड और स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग कराऊंगा, ठीक है। एफएलएन को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देके कि वो इंडियन टेल्स पढ़ सके, पंचतंत्र, और वो पूछ ले मैथ्स कैसे कराओगे तो उसको भी बोल देना कुछ कि ठीक है। आई विल यूज मल्टीलिंगुअलिज्म एज रिसोर्स और बायलिंगुअल अप्रोच यूज करूंगा वाइल टीचिंग। आई विल कंटिन्यूअसली असेस, मैं अपने बच्चों को असेस करता रहूंगा। बीच में वैसे ये पॉइंट आना चाहिए था टीचिंग लर्निंग वाला, ठीक है। तो ये इसको हम बाद में लिख लेंगे, मैं अभी जब आगे लिखूंगा ना उस वाले पॉइंट को इसमें पहले घुसा देना, पहले टीचिंग लर्निंग फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर वहां भूल जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि पहले यही होना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जैसे जैसे जो चीज ज्यादा है भूल देना, ठीक है। तो मैं कंटिन्यूअसली असेस करूंगा क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज का यूज करके, और रेमीडियल एक्शन, सिर्फ असेसमेंट नहीं लेना, रेमीडियल एक्शन भी देना है। किस लिए, ताकि जो लर्निंग गैप्स हुए हैं और जो चैलेंजेस आए हैं उनको हम डील कर सके। तो हमारे 2 पॉइंट रह गए थे, एनवायरनमेंट हो गया, मेथड्स हो गए, अप्रोचेस हो गए, एफएलएन हो गया, असेसमेंट हो गया। अब हमारी 3 चीजें रह गई। क्या रह गई बेटा, इसको कैसे यूज करना है वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, जो आपको लगे वो कर सकते हो, मैं तो एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि आपको आना चाहिए, वहां जाके भूल जाओ वो एक अलग बात है, ठीक है। हमारे 3 पॉइंट कौन से थे, ठीक है। आई विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, कैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूंगा, फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल इंटरैक्टिव एंगेजिंग फन बेस्ड जॉयफुल कोलैबोरेटिव, मतलब ग्रुप्स में काम करने वाली ऐसी लर्निंग, कोलैबोरेटिव, एक्सप्लोरेटिव लर्निंग, hands on experience, hands on experience, इंटरैक्टिव हो गया, एंगेजिंग हो गया, क्रिएटिव लर्निंग, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस या टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया आपका टीचिंग लर्निंग वाला पार्ट, ठीक है। आई विल एनकरेज, क्या एनकरेज करना था हमें, स्टूडेंट्स के क्या इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। अब कैसे करोगे जी, बाय आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग, आप पहले पता करोगे उनको, नर्चर मतलब उनके इंटरेस्ट और टैलेंट को पालन पोषण करोगे और उनको फॉस्टर करोगे, बाय फॉस्टरिंग। अब ये सब कैसे करोगे, बाय प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट एंड गाइडेंस, उनको सपोर्ट और गाइडेंस भी दोगे, बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, की हाईलाइट्स एकदम, सपोर्ट एंड गाइडेंस। पर जो आप यूज करना चाहो वो बोल देना, क्योंकि वहां पे मेरे को नहीं लगता है 10 के 10 पॉइंट आपको याद रहेंगे, जो भी आपको 5, 2, 3 जो भी पॉइंट याद रहे वो कर देना, पर मैं सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है जी। आपका ये लर्निंग एक्सपीरियंस का हो गया, ठीक है।
और ये सब हो गया। हाँ मतलब सब कुछ हो गया मुझे जहां तक लगता है। बस एक पॉइंट रहता है आपका, वो ये है माय फोकस विल बी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, क्या इतनी बात समझ आ गई? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको ही समझ आ गया होगा। जो भी एनईपी के की हाइलाइट्स है उनको आपको क्या करना है, उनको समझ लेना है, आपको याद रखने हैं जो की हाइलाइट्स थे, उन्हीं से आपको लाइंस बनानी है। इन लाइंस को चेंज किया जा सकता है, आप किसी पॉइंट को आगे लिख सकते हो, किसी को पीछे लिख सकते हो, आप एक एक लाइन एक एक पॉइंट के लिए क्रिएट कर सकते हो। बस आपको वो चीज ऐसे देनी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस लहजे में पूछा जा रहा है, जिस तरीके से पूछा जा रहा है, आपको वो जवाब उसी तरीके से देना है। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, क्यों का आंसर क्यों की में देते हैं, क्या का आंसर जवाब में देते हैं, कैसे का आंसर कैसे में देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं क्यों का कैसे में दे देते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है हाउ विल यू अप्लाई, कैसे अप्लाई करोगे, तो क्या क्या है वो नहीं बताना आपको, आपको बताना है कि आप उन चीजों को कैसे यूज करोगे अपनी क्लास में। तो आप बोलो कि भाई मैं ऐसे प्रोवाइड करूंगा एक्सपीरियंस, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, उन पॉइंट्स को उठा के बस करूंगा करूंगा पे लगा दो। ठीक है, बात समझ आ गई? मुझे लगता है एनईपी क्लियर हो गया होगा सबको। अब एनईपी मैंने समझा दिया है, आंसर लिखना सिखा दिया है। अब इनको यही करना होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जब भी आप आंसर लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सब एस्पेक्ट्स को लिखो। ठीक है, उसको एक सही स्ट्रक्चर में लिखकर आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो कि भाई 10 पॉइंट्स थे, ये था ये था ये था ये था ये था, उसमें से अगर 3 पॉइंट भी आप बोलते तो बहुत है। ठीक है, सारे तो क्या इतना लंबा ना बोल पाओ, इतना चलो ये आपको याद भी रह जाए। ठीक है, बट आपको क्या करना है, कोई भी टॉप 3 4 5 जो भी आपको याद आए, ना याद आए तो 3 बोल देना। मतलब समझ गए ना आप बात, कि आपके पास इतना होना चाहिए ताकि आप भूलते भूलते भी इतना तो याद ही रखो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एनईपी का खुद आंसर क्रिएट करना है। ये तो मैंने बोर्ड पे क्रिएट कराया है, जो मैंने खुद अपनी कॉपी में लिखा था उसका भी स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। मेरे दोनों आंसर्स बहुत वैरी कर रहे हैं। ठीक है, और मैं अगर इसको तीसरी बार लिखूंगी तो दोबारा कुछ और ही चेंज कर दूंगी, मैं इसको तीसरी बार कुछ और बना दूंगी। तो आपको क्या पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए और उसको बनाना आना चाहिए, आंसर तो आप अपने आप बना दोगे। तो अब आपका होमवर्क क्या है पता है क्या होगा, यही है कि एनईपी का आंसर क्रिएट करना है खुद से। ठीक है जी, चलो तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपने कुछ भी सीखा हो, आपको कुछ आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को मेरे चैनल भेजें, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कहीं भी डाउट आया है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।